यहाँ कंप्लीट हो गया था कल। चलिए आज आज का टॉपिक लगाइए वैदिक काल। वैदिक काल से 1 सेकेंड चलिए थोड़ा कलम सेट कर लेते हैं। चलिए वैदिक काल से पूर्व मध्य काल तक प्रशासन के क्षेत्र में परिवर्तन जो पहले हुआ था, देखिए पहले क्या हुआ था। वैदिक काल से पूर्व मध्य काल तक राजनीतिक दशा एवं दिशा था, राजनीतिक के बारे में था। और जो आज का टॉपिक है प्रशासन के क्षेत्र में परिवर्तन क्या क्या हुआ था वैदिक काल से लेकर पूर्व मध्य काल तक। क्योंकि भाई प्री बहुत नजदीक ही है, इसलिए शॉर्टकट निकलने की कोशिश करेंगे। केवल आप लोग इसका, मैं यही कहूँगा, अगर मेरे तरीके से पूछिएगा कि सर आपका मन क्या है, तो मैं यही कहूँगा कि इतना छोटा छोटा टॉपिक्स बनाया है, इतना नोट्स अच्छे बनाए हैं, तो आप केवल ये इसको स्क्रीनशॉट कर कर पढ़ लीजिएगा। अगर मेरा क्लास भी नहीं कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं भी क्या पढ़ाऊंगा, जैसे यही पढ़ाऊंगा ऋग्वेदिक काल में क्या क्या हुआ था, राजा को क्या कहा जाता था, जनजातीय सभा में क्या होता था, सभा में था, विधव में क्या था, समिति में क्या था, गण में क्या था, यही हम पढ़ाएंगे। फिर उत्तर वैदिक काल पढ़ाएंगे, फिर जनपद का प्रयोग बताएंगे, फिर जौन 20 ग्राम ये सब बताएंगे, फिर बुद्ध काल बताएंगे, मौर्य काल बताएंगे, तो इसमें क्या हुआ था, द्वितीय नगरीकरण बुद्ध काल से स्टार्ट हुआ था, यही पढ़ाएंगे। तो मैं आपसे यही उम्मीद रखूंगा कि आप मुझे ज़्यादा ना सुनकर कृपया नोट्स को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये ज़्यादा फायदा देगा और आपको जल्द ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है। क्योंकि बीपीएससी के एग्जाम एक होता है कि चलो 2 महीने 3 महीने के बाद है, आराम से पढ़ते हैं, नहीं अब 1 महीना बचा हुआ है, इसलिए आप इसको मेरे क्लास ना देकर इसको नोट्स को केवल पढ़िएगा, ताकि बेनिफिट ज़्यादा आप सबको मिल सके। चलिए देखते हैं। वैदिक काल मौर्य काल तक आते हुए प्रशासन केंद्रीकरण में वृद्धि हुआ था। वैदिक काल और मौर्य काल तक आते हुए प्रशासन केंद्रीकरण में वृद्धि हुआ था। मौर्य काल पूर्व मध्य काल तक प्रशासनिक केंद्रीकरण कमी हुई थी। देखिए जो एरो ऐसे बना होगा वो कमी के दर्शाता है, जो ऐसे ऐसे बना होगा कमी को दर्शाता है, और जो ऐसे एरो बना होगा ना ऊपर की तरफ, ये वृद्धि को दर्शाता है। ये वाला एरो वृद्धि की तरफ दर्शाता है। चलिए ऋग्वैदिक काल, राजा को जनों से गुप्त कहा जाता था, राजा कबीले का मुखिया होता था और टैक्स प्रणाली स्थापित नहीं थी। ये क्वेश्चन देगा कि ऋग्वैदिक काल में क्या टैक्स प्रणाली स्थापित थी, क्या थी, नहीं थी। बलि जो था स्वैच्छिक भेंट था, स्वैच्छिक भेंट था कि आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कोई अस्थाई नहीं था। ठीक, अस्थाई सेना और नौकरशाह नहीं थी। अधिकारी में थे युवराज, पुरोहित, सेनानी, ग्रामीण, विस्पति, याद रखिएगा। ग्रामीण, सेनानी, पुरोहित, युवराज, पुरोहित, सेनानी, ग्रामीण, विस्पति। चलिए जनजातीय सभा में देखिए सभा होती थी, विधव होता था, गण होता था, समिति। सभा वरिष्ठ जन का न्यायिक कार्य था, समिति शैक्षणिक कार्य था, राजा का निर्वाचन भी होता था यहीं से समिति से। विधव सैनिक कार्य था, विधव क्या था, सैनिक कार्य था। गण समान गणतांत्रिक संस्था था, गण समान गणतांत्रिक संस्था था। चलिए प्रशासन की सबसे जो छोटी इकाई थी गृह अथवा कुल उसे कहा जाता था। क्या कहा जाता था, प्रशासन की छोटी इकाई को गृह अथवा कुल कहा जाता था। जैसे फॉर एग्जांपल्स जन, 20 ग्राम, गृह अथवा कुल, जो सबसे निचला स्तर था। देखिए इसको आप देखेंगे ऑन एग्जाम, ऐसे तो मैं जब यूपीएससी का एग्जाम दे रहा था तो उसमें पीवाईक्यू या टेस्ट जब देता था तो उसमें ये क्वेश्चन आता था कि इसको लेयर बाय लेयर सेट करो, लेयर बाय लेयर क्रमानुसार सेट करो। तो कि जैसे कि जन के बाद 20 के बाद ग्राम के बाद गृह अथवा कुल जिसे कहा जाता है कुल, ये निचला हो गया, उसके ऊपर ग्राम हो गया, इसके ऊपर 20 हो गया, इसके ऊपर जन हो गया। ये लेयर सेट करने के लिए देता है, जो एग्जाम में ये पूछता है क्रमानुसार। आप लोग बीपीएससी का देखिएगा 2025 का क्वेश्चन या 2024 का, इसमें दिया हुआ है क्रमानुसार सेट करने के लिए, तो उसके लेयर पर सेट करें। इसके लिए इसको देख लीजिएगा एक बार, आइए देख लीजिएगा। अगर ये नहीं देखेगा तो इससे तो पता चल ही जाएगा। जनपद का प्रयोग नहीं हुआ था, ये याद रखिएगा। ऋग्वैदिक काल 1 मिनट, ऋग्वैदिक काल में जनपद का प्रयोग नहीं हुआ था, ऋग्वैदिक काल में जनपद का प्रयोग नहीं हुआ था।
जन, विश, ग्राम, गृह अथवा कुल। कुल जो था सबसे निचला स्तर का था, कुल था जो कुल का है या गृह का है, सबसे निचला स्तर का था। इसके बाद था ग्राम, विश, जन। जनपद का प्रयोग नहीं हुआ था, जनपद का प्रयोग नहीं हुआ था। चलिए अब उत्तर वैदिक काल, कृषि व्यवस्था स्थापित हो गया था। उत्तर वैदिक काल में कृषि व्यवस्था स्थापित हो गया था, उत्तर वैदिक काल में पूरी तरह स्थापित हो गया था। जबकि इसमें तो टूट फूट चल रहा था, ये ऋग वैदिक काल में चल रहा था लेकिन टूट फूट चल रहा था, इस बात नहीं था, चल रहा था लेकिन बहुत टूट फूट। लेकिन इसमें स्थापित पूरी तरह स्थापित हो गया था वैदिक काल में कृषि व्यवस्था। यज्ञ भी मिलता है उत्तर वैदिक काल में। टैक्स प्रणाली देखिए, उसमें अब क्या पढ़े, ऋग्वैदिक काल में टैक्स प्रणाली तुलनात्मक रूप से स्थापित नहीं था, जबकि उत्तर वैदिक काल में टैक्स प्रणाली तुलनात्मक रूप से स्थापित हो गया। और उसमें बोली क्या था, स्वैच्छिक था। इसमें क्या हो गया, बोली अनिवार्य टैक्स हो गया। ऋग्वैदिक काल में बोली स्वैच्छिक भट्ट था, जबकि आप उत्तर वैदिक काल पढ़िएगा तो उत्तर वैदिक काल में बोली अनिवार्य टैक्स हो गया। बोली अनिवार्य टैक्स हो गया। यज्ञ का चर्चा मिलता है, टैक्स प्रणाली तुलनात्मक रूप से स्थापित है, इसकी चर्चा मिलती है। कृषि व्यवस्था स्थापित है, इसका भी चर्चा मिलता है उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में देखिएगा, जो जनस राजा को जनस गोप कहा जाता, जो राजा का कबीला का मुखिया होता था, टैक्स प्रणाली स्थापित नहीं थी, बोली स्वैच्छिक भट्ट था। जबकि उत्तर वैदिक काल पढ़िएगा तो उत्तर वैदिक काल में बोली अनिवार्य टैक्स हो गया। टैक्स प्रणाली तुलनात्मक रूप से स्थापित हुआ था, यज्ञ था, कृषि व्यवस्था स्थापित था। ये किसमें हुआ था, उत्तर वैदिक काल में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अस्थाई सेना। उस समय भी अस्थाई सेना नहीं था। अगर उत्तर वैदिक काल का आप देखिएगा तो उस समय अस्थाई जो सैनिक था उस समय भी नहीं था और उत्तर वैदिक काल में भी नहीं था। अधिकारियों की संख्या में कुछ वृद्धि हुआ था। जैसे कि क्वेश्चन आपको सेट करेगा बीपीएससी या यूपीएससी, यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन तो सेट नहीं करता, लेकिन बीपीएससी में अगर सेट करते कि अधिकारियों की संख्या उत्तर वैदिक काल में अधिक थी या ऋग्वैदिक काल में ज्यादा था, तो आप अधिकारियों की संख्या उत्तर वैदिक काल में 12 रत्नियों का चर्चा मिलता है, 12। जबकि उसमें देखिए युवराज, पुरोहित, सेनानी, ग्रामीण, विश्वती, इतना ही चर्चा मिलता है। क्या इससे साफ मालूम होता है कि उत्तर वैदिक काल में अधिकारियों की जनसंख्या ज्यादा थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा तेज में है क्योंकि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जैसे बड़ा है ना कि आपके बेसिक मजबूत कर रहे हैं, ये रिवीजन क्लास है, इसलिए आप इसको बेसिक के चक्कर में ना रहिए, केवल वही क्लास करें जिसका रिवीजन करना है। रिवीजन या एग्जाम के तरीके से पढ़ रहा हो तो वही क्लास करें। क्योंकि ये जो चैनल है रिवीजन के लिए ही बना हुआ है। अगर अच्छा आप लोग का लाइक रहा, सब्सक्राइब रहा, अच्छा प्रोसेस रहा तो बेसिक भी कराएंगे जरूर। चलिए बुध काल, बुध काल में द्वितीय नगरीकरण स्टार्ट हुआ था। पहला नगरीकरण तो उसमें स्टार्ट हो गया था, लेकिन द्वितीय नगरीकरण यहाँ से स्टार्ट होता है। अब बुध काल से द्वितीय नगरीकरण, टैक्स प्रणाली। चलिए आप मुझे कमेंट में बताइए, 1 मिनट 1 सेकेंड। आप लोग कमेंट में ये बताइएगा पहली नगरीकरण किसमें हुआ था, पहली नगरीकरण किसमें हुआ था। क्योंकि द्वितीय नगरीकरण बुध काल में हुआ था ये पता चल गया, लेकिन पहला नगरीकरण किसमें हुआ था ये बताइएगा कमेंट में। मैं नहीं बताऊंगा इसे। अगर आपको लगता है कि मुझे पता नहीं तो चलिए मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ, फिर भी आप कमेंट में बताइएगा ताकि मुझे मालूम हो सके, ठीक है। चलिए टैक्स प्रणाली पूरी तरह से स्थापित हो गया तो चलिए, तो ये तो टैक्स प्रणाली पूरी तरह स्थापित है, इसमें भी हो गया था। टैक्स तुलनात्मक रूप से स्थापित हुआ था, तुलनात्मक रूप में। इसमें पूरी तरह अगर तुलनात्मक फर्क होता है। रजग्राहक नामक अधिकारी का जिक्र मिलता है किसमें, उत्तर वैदिक काल में मिलता है, बुध काल में मिलता है। आप मारिएगा, बुध काल में रजग्राहक नामक अधिकारी का जिक्र मिलता है। भूमि माप के बाद भू राजस्व का निर्धारण होने लगा बुध काल में। अस्थाई सेना देखिए यहाँ पर आ गया। उत्तर वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में अस्थाई सेना का व्यवस्था नहीं था, जबकि बुध काल में अस्थाई सेना और स्वतंत्र नौकरशाही का विकास हुआ था। लेखन कला का विकास हुआ। प्रशासन की छोटी इकाई के रूप में ग्राम। 1 सेकंड बताइए यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में सबसे छोटी इकाई का नाम बताइए। छोटी इकाई उत्तर वैदिक काल या हाँ ऋग्वैदिक काल था सर, नाम बताइए तो प्लीज यहाँ नाम बताइएगा। छोटी इकाई, इसमें तो ग्राम स्थापित था, उसमें क्या था। चलिए मौर्य काल आते हैं। कौटिल्य और अर्थशास्त्र, केंद्रीय प्रशासन की चर्चा मिलती है। केंद्रीय प्रशासन में 18 तीर्थ, महामात्र एवं 27 अध्यक्षों का जिक्र मिलता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, याद मत रखिएगा, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कभी एग्जाम में, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये नॉर्मल लिखवा दिए हैं कि अगर दिमाग में हल्का हो तो लिख लीजिएगा। ये जरूर
इसको जरूर याद रखिएगा। जो मौर्य प्रशासन का साम्राज्य था, ये साम्राज्य याद रखिएगा। प्रांत, प्रांत के नीचे जिला, जिला के नीचे गांव, समूह गांव के नीचे गांव, गांव यानी ग्रामिक। अब देखिए प्रांत, प्रांत में जो कुमार आर्यपुत्र में रहता था अंडर में, कुमार आर्यपुत्र, कुमार अथवा आर्यपुत्र कह सकते हैं। और जिला, जिला में होता था युक्त, रज्जुक, प्रादेशिक। युक्त, लिपिक, रज्जु, राजस्व प्रशासन, न्याय, प्रादेशिक, सामान्य प्रशासन। अब गांव का समूह में गोप होता था, एक स्थानिक होता था। स्थानिक में राजस्व प्रशासन होता था, गोप में सामान्य प्रशासक या जनगणना के लिए होता था। चलिए याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट आपको हम या उससे बार बार रिवाइज करवा दे रहे हैं ताकि आप समझ जाए कि इम्पोर्टेंट कौन है और कौन नहीं है। जिसकी इसको जो याद रखने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं थी इसको। ये भी जरूरी नहीं है। मॉर्कल हो गया आपका, ये तो याद रखिएगा। ये नॉर्मल चीज है कि मेरे स्थानीय इंडिका में नगर प्रशासन का चर्चा मिलता है, याद रखिएगा, नॉर्मल चीज है। एग्रोनोमोई नामक अधिकारी के मार्ग निर्माण से संबंधित तथा नगर कमिश्नर में एस्ट्रोनोमोई कहा गया था, याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए मौर्योत्तर काल हो गया 200 बीसी से 300 बीसी। चलिए जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, जितना टाइम जल्दी करेंगे उतना हाल ही होगा कंप्लीट। कुषाण उपाधि, महेश्वर, सावलकेश्वर, शाहनुशाही, याद रखिएगा। जो कुषाण की मौर्योत्तर काल था तो उसमें कुषाण की उपाधि महेश्वर, सावलकेश्वर, इससे क्या मालूम होता है कि वो देवताओं की उपाधि त्यागने नहीं लगा, अपनाने लगा। जैसे कि सतवाहन वंश कुषाण देवपुत्र की उपाधि, कुषाण देवपुत्र की उपाधि अपनाने लगे। ये सब सातवाहन शासकों ने पहली बार प्रथम सदी में भूमि अनुदान किसने किया था? प्रथम शासक में पहली बार भूमि अनुदान प्रथम सदी में भूमि अनुदान सतवाहन शासक। चलिए ब्राह्मण बौद्ध, हाँ ये भी याद रखिएगा। कितना ऐसे क्वेश्चन देता है कि सतवाहनों ने बौद्ध को नहीं दिया था, लेकिन नहीं, ब्राह्मण और बौद्ध दोनों को भूमि अनुदान मिला था, ये भी याद रखिएगा। जैन नहीं आता इसमें, जैन सेव ब्राह्मण में आ गया, बौद्ध, जैन नहीं था इसमें। चलिए गुप्त काल 300 एडी से 600 एडी, भूमि अनुदान तो यह फिक्स हो गया कि भाई ये पहले जो सतवाहन वंश था वो भूमि अनुदान स्टार्ट कर दिया था। अब गुप्त काल में कंपलसरी था, भूमि अनुदान स्टार्ट हो गया। जो परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि गुप्त काल से स्टार्ट हुआ था। चलिए ये याद रखिए, ये याद रहे, ये भी ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखना है। ये वाला प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की तुलना इंद्र, वरुण, अंतकात, यम, धंधा, कुबेर से हुआ था। इस काल में अधिकारियों का पद संगत होने लगा था, ये भी याद रखिएगा। चलिए ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। केंद्रीय प्रशासन में कुछ अधिकारी कुमारमत, संधि विग्रहक, विदेश मंत्री संधि विग्रह, ये याद रखिएगा, हर हाल में याद रखिएगा। ये याद नहीं होता है लेकिन बहुत कोशिश कीजिएगा याद करने के लिए, ये काम करेगा, वो हर एक एग्जाम में ये काम करेगा। कुमारमत, संधि विग्रहक, विदेश मंत्री, दंडनायक, महादंडनायक, न्यायिक। चलिए एक देखिए, इसको ऐसे याद रखिए, संधि विग्रहक, संधि कौन करता है? संधि विदेश मंत्री करता है भाई। अगर भारत की तरफ से जयशंकर जी जाएंगे विदेश करने के लिए, कोई भी यात्रा करने जाएंगे तो विदेश जाएंगे, वो संधि करेंगे। संधि में भारत की तरफ से होगा, फ्रांस की तरफ से होगा या अमेरिका की तरफ से होगा। ये ऐसे ही संधि विदेश मंत्री करेंगे, तो सिंपल इसको याद रखिएगा, ये विदेश का कार्य है। संधि विग्रह विदेश का कार्य है। दंडनायक, महादंडनायक, दंड कौन देता है? कार्यपालिका। दंड कौन देता है? न्यायपालिका। इससे याद रखिएगा, दंडनायक और महादंडनायक, न्याय और न्याय का कार्य, ये भी याद हो जाएगा आपको, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि संधि विग्रहक और दंडनायक में आपको कोई ठोस दिक्कत तो नहीं आना चाहिए। अब एक कारा के बलाधिकृत और महाबलाधिकृत, सैन्य विभाग में बल से होता है। सैन्य, अगर कोई आर्मी में जाता है, नौजवान बीएसएफ में जाता है, तो भाई उसके पास बल होता है, कौशल होता है, तभी वो जा पाता है। नॉर्मल इंसान नहीं जा सकता उसमें सत्य प्रतिष्ठा चाहिए। बलाधिकृत और महाबलाधिकृत सैन्य विभाग में हो गया। सैन्य विभाग में ये मारिएगा, ये तीनों में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। और नीचे देखिए, विनय स्थिति स्थापक, विनय
नॉर्मल इंसान, विनय, विनय पटक आप सुने हैं? बुद्ध धम्म का, बुद्ध धम्म में आता है एक विनय पटक, सुने हैं? विनय नहीं भैया, नॉर्मल इंसान है, स्थिति स्थापक है, यानी धार्मिक कार्य करने वाला, नॉर्मल है एकदम, कैजुअल इंसान है। ये भी आपको याद रहना चाहिए। बालाधिकृ दंडनायक महादंडनायक संधि विग्रह का कुमार माता तो फेमस नाम है, आपको याद रहना, ये तो रहेगा ही। अगर नहीं है तो भैया आप पढ़ाई छोड़ दीजिए तब, क्योंकि नॉर्मल चीज़ है, ये फेमस बहुत है कुमार मात्य। प्रतिहार महाप्रतिहार तो ये आपको तो पता ही होना चाहिए, प्रतिहार और महाप्रतिहार राजमहल की सुरक्षा। चलिए, अब मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई दिक्कत आने वाला है। अब कोई अभी भी डिटो टू डिटो अभी आपको दिमाग में छप गया होगा। गुप्त काल का प्रशासन अधिकारी का नाम है, याद रखिएगा, ना तो पता चला कि आप मौर्य काल का अधिकारी का मार रहे हैं या सातवाहन काल का अधिकारी का मार रहे हैं। गुप्त काल अधिकारी है, ठीक है। चलिए, एक मिनट, ये क्वेश्चन देख लीजिए एक बार इसको। दामोदर अभिलेख एवं एरण अभिलेख दोनों में उपरिक नामक अधिकारी का शब्द महाराज शब्द से जुड़ा था। दोनों में, दामोदर अभिलेख एवं एरण अभिलेख दोनों में उपरिक नामक अधिकारी को, अधिकारी के साथ महाराज शब्द का एडेशन हुआ है, एड हुआ है उपरिक नामक अधिकारी की। जैसे पूछेगा नहीं, लेकिन याद रखिएगा, क्योंकि इतना नहीं डीपली जाना चाहिए उसको। लेकिन क्या कर सकते हैं, कुछ इधर देख रहे हैं कि जैसे यूपीएससी 2026 में क्वेश्चन ऐसा पूछा था कि भाई दिमाग हिल गया था। मैं खुद एग्जाम दिया था, मेरा तो बार इस पर नहीं हुआ था, पीटी नहीं हुआ था। हम क्या कर सकते हैं, जो रणनीति बना कर गए तो वो रणनीति काम ही नहीं किया, इसलिए कुछ कह नहीं सकते हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा। ये टोटल पीडीएफ में यूपीएससी के लिए बनाया था, और बीपीएससी के लिए भी जान। अब यूपीएससी के सॉल्व कीजिए, तफसील चीज़ है, तो इसमें बीपीएससी की छूटेगा थोड़ी। आप ट्राई करिए, अगर विश्वास नहीं है तो आप देख सकते हैं कुछ और। अगर विश्वास है एक बार तो अब विश्वास करना पड़ेगा या भाई, बिना विश्वास के कुछ नहीं ना हो सकता है। अब विश्वास करने के लिए क्या मांग रहे हैं आपसे? 2 घंटा 2.5 घंटा समय थोड़ी मांग रहे हैं। 20-30 मिनट का मेरा वीडियो आता है। अगर मेरा वीडियो भी आपको पसंद नहीं है तो बस आप मेरे केवल क्लास कीजिए, इसका नोट्स है, इसका देंगे से ही आप इसको स्क्रीनशॉट करके पढ़ लीजिए, काम कर देगा। अगर इसको नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप मुझे मैम कमेंट में मैसेज कीजिए, व्हाट्सअप या टेलीग्राम में मैं सेंड कर दूंगा। ये चलिए, ये साम्राज्य, प्रांत, प्रांत को गुप्त काल में भुक्ति कहा जाता था। प्रांत को गुप्त काल में भुक्ति कहा जाता था। उपरिक महाराज नामक उपरिक नामक अधिकारी की नियुक्ति होता था। महाराज नामक जिला विषय, गांव वीति अथवा पेट, वीति महामत नामक अधिकारी की नियुक्ति। ग्राम सबसे छोटी इकाई जो महत्तर के अधीन थी, सबसे छोटी इकाई गुप्त काल में थी। कुमार मत वरिष्ठ अधिकारी था, कुमार मत वरिष्ठ अधिकारी था, याद रखिएगा। कुमार मत वरिष्ठ, जिसके क्वेश्चन में देगा कि संधि विग्रह वरिष्ठ था, तो कुमार मत वरिष्ठ था। जिला अधिकारी की नियुक्ति ऊपरी करता था, जिला अधिकारी की नियुक्ति ऊपरी। जिला स्तर पर जिला परिषद विषय अधिकरण, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, चलो हटाइए इसको। अधिष्ठानीकरण नामक संस्था सदस्य, नगर श्रेष्ठी, वित्त प्रबंधक, सार्थवा, व्यापारियों का प्रधान, प्रथम कुलीन शिल्पियों का प्रधान, प्रथम कायस्थ, लिपिकों का प्रधान, ये याद रखिएगा। चलिए फिर से देखते हैं। नगर श्रेष्ठी, वित्त प्रबंधक, नगर का काम करेगा, नगर श्रेष्ठी का काम करते, तो कैसे न मेरा नगर श्रेष्ठ हो, तो इसके लिए क्या करेगा? वित्त देगा, यानी फाइनेंस देगा, फाइनेंस यानी पैसा देगा, तो पैसे देगा, वित्त प्रबंधक करेगा, वित्त प्रबंधक, तो उसी को कहा जाता है नगर श्रेष्ठी यानी वित्त प्रबंधक। सातवां व्यापारियों का प्रधान, प्रथम कुलीन शिल्पियों का प्रधान, प्रथम कायस्थ लिपियों का प्रधान, ये याद रखिएगा। विधि के स्तर पर कुटुम्बन किसान महतर मुखिया कहा जाता था, कुटुम्बन किसान महतर मुखिया कहा जाता था। चलिए, इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर पीछे मुझे ना आना पड़े। इसको हटा देते हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। चलिए, वन सेकेंड। हो गया। गुप्तोत्तर काल 600 से 750,
राजत्व का दैवीकरण जारी रहा। राजत्व का दैवीकरण जारी होता है भूमि अनुदान का वेतन हर्ष के काल के मंत्रियों के एवं अधिकारियों को दिया जाएगा। भूमि अनुदान में वेतन, और भूमि अनुदान में वेतन दिया जाने लगा कि भाई वो वेतन ले लो हर्ष के काल में, याद रखिएगा। व्यापार के पतन होने स्टार्ट हो गया। गुप्त उत्तर काल 600 एडी से 750 एडी में व्यापार का पतन हुआ। उधर जो गुप्त काल था उधर व्यापार सही था, लेकिन गुप्त उत्तर जैसे ही गुप्त काल खत्म हुआ लमसम में व्यापार के पतन स्टार्ट हो गया। नौकरशाही में सामंतीकरण स्टार्ट हुआ। नौकरशाही में सामंतीकरण स्टार्ट हुआ। पूर्व मध्यकाल 750 से 1200 एडी राजत्व का दैवीकरण हुआ। भारी भारी कम उपाधि हुआ, ये वगैरह वगैरह वगैरह। नाडू का स्तर माता नामट्टर नाव के अवस्था पर उर एवं सभा का गठन, उर एवं सभा का गठन गुप्त, याद रखिएगा, नॉर्मल चीज है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक न्यू पॉइंट। आज पढ़ा दे इसको तो हटा दे। चलिए आज इसको खींच देते हैं, इतना तो है। चलिए नया टॉपिक डालिए, प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं विरासत, कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ एसेंट इंडियन। कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ एसेंट इंडिया, प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं विरासत। प्राचीन भारत में संस्कृति के स्वरूप एवं दिशा देने के लिए ऐतिहासिक एवं निम्नलिखित पहलू थे। नए सामाजिक समूह का आगमन, भाषा, संस्कृत, परंतु लिपि नहीं। प्राचीन में भाषा संस्कृत थी परंतु लिपि नहीं थी। पशुचारक थे, धार्मिक विश्वास था। किसमें? प्राचीन भारत में, संस्कृति में। इसको ज्यादा मत देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा ज्यादा। संस्कृति विरासत में क्या पूछेगा आपसे? सगुण में याद रखिएगा रामकृष्ण, हाँ ये याद रखिएगा। रामानुज विशिष्टता द्वैत चिंतन था। रामानुज विशिष्टता द्वैत चिंतन, ये याद रखिएगा। ये पूछता है, ये पूछेगा। फिर शंकराचार्य का याद रखिएगा, ये तो रामानुज का हो गया। फिर शंकराचार्य का हो गया। निगुण में याद रखिएगा नाथपंथी, भक्ति, इस्लाम, एक शुरुआत था सूफी संत। सगुण में हो गया रामकृष्ण। गुण शासक तोरमण एवं मिहिर कुल से पंथ थे, ये याद रखिएगा। इंडो ग्रीक शासक बौद्ध धर्म अपनाया था। इंडो ग्रीक शासक बौद्ध धर्म अपनाया था। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। यज्ञ की पद्धति आर्योशैली थी। यज्ञ की पद्धति गैर आर्योशैली थी और गैर आर्यों ने भक्ति की अवधारणा, कृष्ण की भक्ति, आर्यपंथ, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हटाइए इसको, मत लिखिएगा। जो काम का है वही देखिए, क्योंकि एग्जाम ना है भाई, एग्जाम से कोई मजाक नहीं किया जा सकता। नागर शैली याद रखिएगा। नागर शैली हमेशा याद रखिएगा। नागर शैली, द्रविड़ शैली, वेसर शैली, ये हमेशा याद रखिएगा। द्रविड़ शैली हो गया, वेसर शैली हो गया। वेसर शैली में हो गया विंध्य क्षेत्र एवं कृष्णा नदी के पास। नागर एवं द्रविड़ का मिश्रण, ओ माय गॉड, एक मिनट। नागर एवं द्रविड़ का मिश्रण हो गया वेसर शैली में। वेसर विंध्य क्षेत्र और कृष्णा नदी विंध्य क्षेत्र के बीच में था। वेसर शैली विंध्य क्षेत्र और कृष्णा नदी के बीच में था। नागर और द्रविड़ का मिश्रण है। नागर, जैसे कोई पूछ देगा क्वेश्चन कि वेसर शैली किसका मिश्रण था, उनमें ऑप्शन देगा कि नागर शैली किसी और का यहाँ पॉइंट कर देगा, गंधार कला यहाँ पर देगा, लेकिन नहीं, आप मारेगा नागर और द्रविड़ का मिश्रण था। ठीक, द्रविड़ शैली कृष्णा नदी और कन्याकुमारी के बीच में था। कृष्णा नदी और कन्याकुमारी के बीच में द्रविड़ शैली था, द्रविड़ शैली। और नागर शैली किसके बीच में था? कश्मीर एवं विंध्य क्षेत्र के बीच। कश्मीर एवं विंध्य क्षेत्र के बीच नागर शैली था, कश्मीर और विंध्य क्षेत्र के बीच। और द्रविड़ शैली कृष्णा नदी और कन्याकुमारी के बीच। और वेसर शैली विंध्य क्षेत्र, कृष्णा नदी और नागर द्रविड़ के पास था। नागर द्रविड़ मिश्रण, चलिए याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट था जो मैंने लिखा हुआ है आपसे। चलिए, उत्तर एवं दक्षिण दोनों क्षेत्रों में मंदिर के मंडप का निर्माण हुआ था। जैसे क्वेश्चन में दे सकता है, क्या केवल उत्तर में ही हुआ था मंडप का निर्माण? नो, दक्षिण में भी, दोनों में हुआ था। ठीक, गंधार कला यूनानी रोमन कला के रूप में पहचानी गई। ये याद न रखिएगा, हटाइए इसको, नहीं पूछेगा। हाँ, ये याद रखिएगा, गंधार कला था, इसमें शरीर पर विशेष बल दिया जाता था। साज सजन पर, जैसे कान में कंठी उंठी पूरा, मतलब कि कपड़ा वपड़ा पहना कर अच्छा से, मतलब लगता था कि एक सौष्ठव एवं साज सजा का विशेष बल दिया जाता था शरीर पर। याद रखिएगा, इसको लिंक कीजिए इससे। अजंता चित्रकला में एलोरा चित्रकला, चोलकालीन चित्रकला अपना प्रभाव छोड़ा है। अजंता चित्रकला ने एलोरा चित्रकला, चोलकालीन चित्रकला पर अपना प्रभाव छोड़ा है। ये याद रखिएगा, ये नहीं पूछेगा। बस ये पूछेगा जो ये गंधार कला
शरीर श्रेष्ठ पर विशेष बल। और कुछ बचा है, देखते हैं। ये याद रखिएगा, एक चीज है यहाँ पर, सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया के बोरोबुदुर में है। सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया के बोरोबुदुर में है। सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया के बोरोबुदुर में है। प्राचीन भारतीय संस्कृति की उपलब्धियां, ये याद, ये नॉर्मल चीज है यार, ये कुछ भी नहीं करेगा, इसको हटाइए। ये मेंस के लिए मैंने लिखा है, आप लोग के लिए नहीं है ये, इसको हटा दीजिए। चलिए कल ही देखेंगे, तो ये टॉपिक के ऊपर पढ़ देंगे, थोड़ा समय निकल गया है। एक बार आप लोग स्क्रीन शॉट कर लीजिए इसको, ताकि मेरा वीडियो ज़्यादा देखना ना पड़े, क्योंकि इसको कम समय ना है भाई, ज़्यादा हो सके आपको बेनिफिट हो। चलिए चलिए ये भी देख लीजिए, नहीं तो कहेंगे तो सर ये हटा दिए, इसे भी क्वेश्चन आने की संभावना थी। हाँ, एक यहाँ पर मैंने छोड़ दिया था, इसको एक बार लिख लीजिएगा। द्रविड़ समूह की प्राचीनतम भाषा तमिल थी। द्रविड़ समूह की प्राचीनतम भाषा क्या थी? तमिल थी, ये याद रखिएगा। प्राचीनतम भाषा संस्कृत थी, तो हो गया। चलिए थैंक यू, फिर कल मिलेंगे आपसे।